अब पंजाब में अदम एतमाद आती है और कुछ ही वक्त के बाद आपकी खान साहब से मुलाकात होती है और वो उस वक्त होती है जब खान साहब के टांग में गोलियां लगती हैं, प्लस्तर लगा होता है और खान साहब आपको ख़बर भी गालिबन देते हैं कि अप्रैल में इलेक्शंस हो जाएंगे बस, और फिर आप अपने प्रोग्राम में भी वो ख़बर ब्रेक करते हैं। अच्छा, जब आप खान साहब से मिलने गए, मैं अहवाल जानना चाहूँगा वो टांग का। इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है और आप पे भी कंट्रोवर्सी हुई जब आपने साथ वो तस्वीर भी शायद आपकी अभी मैंने देखी हैं, वो उस वक्त है जब खान साहब से मुलाकात की है। हाँ, वो ग्रुप था एक, उसमें आप भी शामिल थे। हाँ। अच्छा, वो जो टांग थी वाकईतन वो जख्मी हुई थी? हाँ, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अब तो मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह क्या कहें, अब इद्दत के केस बनाने वाले भी शर्मिंदा फिरते हैं, तो इसी तरह मेरा ख्याल है अब वो भी लोग डिस्कस उस तरह नहीं करते, क्योंकि वो इतना दौर अब वैसा आ गया कि पुराने वक्त में ये चीज़ें चल जाती थी कि नहीं जी नहीं ऐसे ही है वैसे ही है, ये सारा ऐसे हो गया। लेकिन वो अब तो मुझे नहीं पता, मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि अब लोग कहते हो कि नहीं वैसे ही ड्रामा था, एक्चुअली उनको गोलियां लगी थी। लेकिन वो ये ज़रूर है कि शायद कि वो गोली लग कर तो उसके यानी शार्पनल्स जिस तरह होता है ना, पूरी गोली ऐसे नहीं, वो कहीं से टकराई है और उसके बाद उसमें उसके टुकड़े हो गए, एक गोली के हुए या मुख्तलिफ गोलियों के हुए, और वो फिर जाकर वो लगे। तो ये ज़रूर हो सकता है। कैसी तबीयत? क्योंकि मैंने जब देखा तो मेरा ख्याल उस वक्त तो वो ठीक हो गए हुए थे वैसे। प्लस्तर तो लगा हुआ था शायद, हाँ जी, लेकिन वो यानी ये नहीं कि मैंने ज़ख्म देखे हूँ, तो हमने ज़रा मीडिया के थ्रू या जिस तरह वैसे देखे हैं। अदम एतमाद के बाद कैसा था उनका रवैया, कैसी सोच थी? एंटी उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट थी या इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ बातचीत चल रही थी? इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उस वक्त तक हालात इतने नहीं बिगड़े थे मेरा ख्याल है जितने अब बिगड़ चुके हैं। और खान साहब मेरा ख्याल है कि जो मैंने उनको देखा कि एक तो बड़े अपनी जो टारगेट है उस पर बड़ा फोकस होते हैं, और आप चाहे उनको 100 के 100 लोग कह रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं है, बस उन्होंने जहाँ सोच ली है ना कि ये ऐसे ही है या इसी तरह होना है, फिर वो वहाँ से नहीं वो हिलते। बहुत मुश्किल है जो मैं एहसास कर पाया। तो मतलब वो जिससे भी मशवरा ले रहे हैं कर रहे हैं, उसके बाद जब उन्होंने डिसीजन ले लिया तो ले लिया, फिर वो मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल से उससे। आपने उस नशिस्त में कोई सवाल किया था? अरशद शरीफ शहीद का मैंने सवाल किया। तो क्या जवाब था उनका? उनका सवाल नहीं पैदा होता उस पर कंप्रोमाइज़ हो, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि कल को कोई बात होती है, अगर आप दोबारा आ जाते हैं इक़्तिदार में तो क्या आप इस चीज़ को देख सकेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता अरशद शरीफ के शहादत पे। अरशद शरीफ के कातिलों को हाँ छोड़ा नहीं होगा। वो कहते जी हमें क्या लगता है कौन कातिल है उनके? तो प्रॉपर तफ्तीश हो तो पता लगे उनकी। खान साहब ने भी कुछ कहा ही होगा कौन कातिल, उनको क्या लग रहा था? देखिए वो तो ये समझते हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो लोग उनके साथ थे अरशद शरीफ के साथ, किसने उन पर केस बनाए, बाहर जाने पर किसने मजबूर किया, यूएई से किसने निकाला उनको। आपके पास भी खबरें तो होंगी किसने निकाला? यार ज़ाहिर है जो उस वक्त पावर में थे, जो लोग सिस्टम में थे, उन्होंने इस तरह से किया। और फिर जो उनकी फैमिली है, वो जिन लोगों के नाम बताते हैं, उस पर तो कम से कम तफ्तीश हो, क्योंकि जब देखिए कोई भी इस तरह से ऐसा कोई वाक़या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, यही देखते हैं कि उसको खतरा किससे था, वो बंदा किन के बारे में आगाह कर रहा था, वहीं से आप शुरू करते हैं ना। अपनी फैमिली को, अपने करीबी लोगों को उन्होंने किस तरह बताया हुआ था, वो किन के खिलाफ प्रोग्राम कर रहे थे, क्या कह रहे थे, किस वजह से उनको थ्रेट था, तो वहाँ से शुरू होगा। अब ये काम तो तफ्तीश करने वालों का है ना, हम तो नहीं अपने तौर पर कर सकते। अच्छा, फिर मैं वापस उसी सवाल पे जाता हूँ। तो बाद में हमने देखा बहुत सारे सहाफ़ियों ने उस प्लस्तर के साथ तस्वीर बनाई, कुछ ने तो तस्वीर ट्विटर पे लगाई, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगाई। एक सहाफ़ी को ये ज़ेब देता है वो किसी पॉलिटिशियन की तस्वीर को उसके साथ तस्वीर लगाई, वो ठीक है, लेकिन उसके प्लस्तर के साथ तस्वीर बनाए और उसको किसी हद तक सादत की बात समझे कि मैं खुश नसीबों में शामिल हो गया हूँ। असल में हर एक की लाइक और कुछ में तो और कुछ तो आपके दोस्त भी हैं, बड़ी मोहब्बत वाले हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं किसने ऐसा किया है, क्योंकि मैं जब गया तो टाइम भी नहीं इतना मिल सका शायद। मेरी खान साहब से 2 ही इंटरेक्शंस हैं जहाँ तक मुझे याद है। ओके, नहीं बल्कि कम से कम 3 है, तीसरा मुझे याद आ गया। और कौन सी है वो? एक इंटरव्यू किया था मैं, समा टीवी में था, तो 1-on-1 इंटरव्यू था। आई थिंक ये 2013 की बात होगी, 13-14 की। और तब उनसे पूरा एक 1-on-1 इंटरव्यू हुआ, और उसके अलावा उससे थोड़ा अर्सा पहले की बात होगी, कोई लाहौर में कोई उन्होंने गैदरिंग रखी थी जर्नलिस्ट के साथ, तब वो सहाफ़ियों को, यूट्यूबर्स को बुलाया था। उस वक्त यूट्यूब का इतना दौर नहीं था, 2012 की बात है शायद। अच्छा, बहुत पहले की बात है, मैं 2019 की बात मैं समझा शायद। ओके, नहीं, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मेरा उनसे कोई इंटरेक्शन कभी नहीं रहा।
फिर ये जब इन पर हुआ जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जब उन्होंने साफ़ियों को सबको बुलाया था, उस वक्त इंटरेक्शन हुआ, लेकिन बतौर प्राइम मिनिस्टर उस वक्त मेरा ख्याल है वो प्राइम मिनिस्टर तो थे ही नहीं ना, तो उस वक्त मुलाकात उनसे हुई है। लेकिन इससे पहले मैंने जो बताया 3 मुलाकातें हैं, इससे पहले 2 शायद। अच्छा तो उसामा साहब, मेरा जो इनके बारे में है ना, एक तो चूँकि होता है कि ऑरा भी है, वो एक ऑरा करेक्टर भी तो रहे हैं, फिर वो आप देखें कि वैसे पॉलिटिकल लीडर्स का हो जाता है जो उनसे बहुत, आप अगर देखेंगे ना बिलावल भुट्टो को, आप हैरान हो जाएंगे अगर आप सिंध में जाएं, बिलावल भुट्टो को या आसफा या बख्तावर को, जिस तरह वहाँ पर आप जाएं आप हैरान हो जाएंगे, जिस तरह लोग अकीदत के साथ वो करते हैं उनके साथ, अभी भी आज भी। तो आपको लगेगा यार खान साहब तो कुछ भी नहीं है, तो इतना ज़्यादा है वहाँ पर। मैंने खुद देखा वहाँ पर जाकर उनके साथ विटनेस किया, तो लोग जुड़ जाते हैं सब पॉलिटिकली से। इसी तरह फजल रहमान साहब के साथ जो उनका बड़ा हार्डकोर वो है। हाँ, साफ़ी का इस तरह काम नहीं होता, लेकिन चूँकि एक वो तौर करेक्टर भी रहे, शौकत खानम हॉस्पिटल भी उनके पीछे है, तो वो पॉलिटिशियन से हटकर भी फिर ये कि इंसान जब इस तरह होता है तो एक यूनिक वो लग रही है। शायद मेरा नहीं ख्याल किसी बहुत मैच्योर साफ़ी ने या इस तरह किसी का होगा, नौजवानों में हो जाता है, अपने मैच्योर ही थे कि यार ये देखें हम उनको इस्लामाबाद की हदूद में गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है, अब अच्छा। तो शायद आप पहुंच गए होंगे। अच्छा उसामा साहब, ये एक सवाल हमसे होता है और आपसे तो ज़रूरी होता होगा, 12 दफ़ा सुनने को मिलता होगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट साइफर ने गिराई, अमेरिका ने गिराई या फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई, किसने गिराई ये इमरान खान की हुकूमत? देखिए, सारों का अपना अपना रोल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब देखो, 2 दफ़ा जब आपसे ये सवाल होता है तो आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? मेरा ख्याल है हमारी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट। देखिए, अब तो साइफर का कोई रोल नहीं था फिर? वो तो जाहिर है कि अब सब मिलकर जो मेरी असेसमेंट है वही है कि देखें, ये तो इसमें तो अब कोई दो राय है नहीं कि वहाँ से वो डोनाल्ड लू ने ये बात कही थी। वो तो 2 दफ़ा हो गया ना। वो तो शहबाज शरीफ ने भी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जब मीटिंग बुलाई थी, तो डोनाल्ड लू ने तो लास्ट टाइम भी जब पीएम शहबाज शरीफ बन जाते उन्होंने कहा कि आप ये देखें इलेक्शन जो है रिगिंग हुई है। हाँ जी, तो वो तो ये उनके भी ऊपर कहते चूँकि हुआ ये कि वो प्रेशर इतना ज़्यादा आया उनकी पब्लिक का, और पहली दफ़ा अमेरिका में करारदाद वहाँ पर आ गई इलेक्शंस के हवाले से, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वहाँ पर जो पब्लिक प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है, जब इलेक्शंस होने लगते हैं तो वो समझते हैं कि यार एक एक वोट बड़ा कीमती है, तो इसलिए वहाँ सबको इस तरह से केटर करना पड़ता है। तो वो इतना प्रेशर बिल्ड हुआ, इतने लोगों ने लेटर लिखे। हमारे यहाँ लेटर ये तो कोई अहमियत ही नहीं होगी ना, वहाँ बहुत ज़्यादा इससे प्रेशर बिल्ड हो जाता है। वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी से लिख कर उनको वहाँ पर करारदाद लानी पड़ी, और उसमें आप देखिए 95-98% लोगों ने इसके हक में वोट दिया कि जी इलेक्शन रिग थे। तो प्रोटेस्ट भी हुई यूएनओ के बाहर, उन्होंने तो अपने आप को बचाना था जी, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारी साइड पर तो ये 2 दफ़ा हो गया, बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, बतौर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। दोनों दफ़ा हुआ कि हाँ जी, ये थ्रेट आया था कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट अगर रहेगी तो फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अगर इसको हटा दिया तो आपको सब चीज़ें हम क्लियर कर देंगे, कोई मसला नहीं। ये तो फैक्ट है। तो उनका क्या लेना देना था इमरान खान से, क्यों इस तरह से कर रहे थे? तो लगता है कि यहाँ पर एक परसेप्शन वैसे भी उनका था, और यहाँ पर भी बिल्ड हो गया कि भाई ये जो है हमारे इंटरेस्ट के साथ नहीं चल रहा। मतलब CIA के डायरेक्टर से मिलने से इनकार कर दिया, ये कौन करता है भाई? ये क्या तरीका हुआ? और जो भी बात हो रही है वो अपनी टर्म्स में भी कर रहे हैं। फिर जो अफगान तालिबान थे उनके हवाले से भी आप देखें स्टेटमेंट उनकी उस तरह से थी। तो इस वजह से वो फिर ये तो अब हिस्सा है कि मौलाना फजल रहमान साहब बता रहे हैं कि दोनों ने बुलाकर, जनरल बाजवा और फैज़ अमीन ने बुलाकर जनाब हमें कहा कि इनको हटाना है। फिर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी सुसर के घर, जनरल बाजवा के सुसर के घर मुलाकात हुई, फैज़ अमीन ने कहा जी इनको हटाना है। और 2019 से हमारे राब्ते थे कि पहले पंजाब ले लो फिर विफाक ले लो, क्योंकि ये तुम्हारी सुन नहीं रहा। तो ये तो अब सब वो खुद बात कर रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं। ये तो ये बात ही नहीं है कि मैं कहूँ या मेरी कोई असेसमेंट है, तो उसमें तो सारे शामिल थे कि हमें कहा गया। फिर अख्तर मेंगल साहब देख लें, वो कहते हैं जी ये तो वो बेहतर था, जिस तरह हमसे बड़ी गलती हो गई। तो मुझे लगता है कि शायद चंद साल गुजरेंगे और उसके बाद सारे कहेंगे हम सबसे गलती होगी। जिस तरह अगर आप अभी देखें मियां जवेद लतीफ़ की बात के मतलब ये थी अंदर कि हमें नहीं गवर्नमेंट लेनी चाहिए, और ये फैक्ट है कि जैसे इन्होंने गवर्नमेंट गिराई थी इमरान खान साहब, तो उसके बाद ये इलेक्शंस में जाना चाहते थे। ये फैक्ट है। ये बार बार कभी 3 महीने फिर 6 महीने बाद सोच आई, अब चले जाते हैं, अब चले जाते हैं, अब चले जाते हैं। लेकिन इनको ये लगा कि अब पब्लिक में हमारा और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया, अगर हम अब इलेक्शंस करवाएंगे तो बहुत बुरे तरीके से हारेंगे। 3 महीने और ले लेते हैं, हम शायद कुछ कीमतें कंट्रोल कर लेंगे, कुछ बेहतरी ले आएँ, कोई हमारे पास कुछ हाथ में आ जाए, फिर इलेक्शंस करवाएंगे। तो ये डिले करते चले गए और उतना ही धंसते चले गए। फिर आखिर में फिर उनको ये जो फरवरी में सारा जुर्लू करना पड़ा काम, वो इसलिए करना पड़ा, काजी फैसल साहब का इंतज़ार करना पड़ा, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को देखना पड़ा। तो अब ये करवा दिए हैं, अब एक मैस, अब इनको आईनी तरमीम लानी पड़ रही है उस सारे मैस को, उस सारे
जो भी हुआ है इलेक्शंस में, जो कुछ किया है उसको छुपाने के लिए, दबाने के लिए। और मेरा ख्याल है कि हमारे जितना भी अरसा गुजरेगा इस हुकूमत का, ये इसी चोरी या डाके को छुपाने में गुजर जाएगा और हम बतौर रियासत बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। और अभी जो आइन के साथ होने जा रहा है, अगर ये हो गया तो हमारे पास जो बचा कुचा रह गया ना एक सिस्टम, निज़ाम, वो भी कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा, 8 माह गुजर गए इलेक्शंस को तकरीबन, अभी भी यही सवाल है कि ये फॉर्म 45 की हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। आप ही बता दें कि क्या जवाब है। हमारी ऑडियंस जो है ना, ये आज भी ये सवाल लेकर बैठी हुई है। इसमें तो देखिए कोई शक नहीं है, ऐसे ही हम फ़िक्री या जर्नलिस्टिकली बदयानती करें, ये फॉर्म 47 के जाली जिस तरह से बनाए गए हैं सबके सामने है। पतन की रिपोर्ट्स आप देख लें, जिस तरह जो सारा सिस्टम था EMS उसको कहते हैं, तो कि जी उस पर रियल टाइम में आ रहे होंगे फॉर्म 45 जो अपलोड हो रहे होंगे। देखिए होता यह है कि हर पोलिंग स्टेशन पर जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनका एक पोलिंग एजेंट होता है, और जब वोट बैलेट से निकालते हैं तो उनके सामने वो काउंट होते हैं। देखिए जी ये खोला पर्ची, ये उसका वोट है, ये देख लें जी। वो कहते हैं हाँ ठीक है, ये फलाने का, ये देखें जी, ओ ये 2 डबल स्नैप है, ये रिजेक्ट हो रहा है, वो देखते हैं जी ठीक है। वो भी अपने तौर पर या तो रख रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं, या जिस तरह भी उनकी तसल्ली करवाई जाती है। उसके बाद देखते हैं उनके सामने काउंटिंग होती है, फिर वो फॉर्म 45 होता है, वो सबको दिया जाता है और उस पर साइन लिए जाते हैं, फलां पोलेंगे, फलां पोलेंगे, ठीक है जी। आप खड़े थे, मैं खड़ा था, वो साहब हमारे कैमरामैन खड़े थे, हम तीनों के वहाँ पर पोलिंग एजेंट है, हम तीनों उम्मीदवार, और उन्होंने साइन किए हैं कि हाँ जी मेरे इस पोलिंग स्टेशन में इतने वोट इसको पड़े, इतने वोट इसको पड़े, इतने पड़े इसको, इतने रिजेक्ट हुए, ये सारा कुछ हुआ। तो वहाँ साइन ले लिए, ठीक है, ताकि ये बाद में मुकरे ना कि जी इनके सामने हमने तसल्ली करके किया, ठीक, और बंद करके लॉक कर दिया।